तो आज हम अपना जो है ग्रामर में, व्याकरण में विभाग सी से समझेंगे। एक एक दो दो मार्क के प्रश्न आते हैं और 20 प्रश्न कुल 20 मार्क के बनते हैं, एक एक मार्क के बनते हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आते हैं और वो हमें कैसे करना है। आज जब हम सीखेंगे व्याकरण से, सबसे पहले तत्सम और तद्भव सीखेंगे। तद्भव क्या होता है, तत्सम क्या होता है, प्रत्यय किस तरह से लगाना है, निकालना है, शब्दों में उपसर्ग किस तरह से लगाना है, या अशुद्ध वाक्यों को कैसे शुद्ध करना है। विलोम पर्यायवाची तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, तो हमें पता होता है कि पर्यायवाची क्या होता है। समान अर्थ धारण करने वाले शब्दों को हम समानार्थी या फिर पर्यायवाची कहते हैं, और विपरीत अर्थ धारण करने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द या फिर विरोधी शब्द कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम तत्सम और तद्भव से, जानेंगे कि ये क्या होता है। अगर 2 प्रश्न आता है तो इसके 2 मार्क मिलेंगे बच्चों, अगर 1 प्रश्न आता है तो इसके 1 मार्क बनते हैं। सबसे पहले हम ग्रामर जो है क्या, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि बच्चों व्याकरण में सार्थक शब्दों का प्रयोग होता है, निरर्थक शब्दों का जो है उपयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए इसको व्याकरण कहते हैं। व्याकरण में शब्द निर्माण किस तरह से किया जाता है, शब्द किस तरह से बनाया जाता है। निर्माण अर्थात बनाना, तो किस तरह से बनाया जाता है। हिंदी में या किसी भी भाषा की बात अगर हम करें तो सबसे पहले स्वर और व्यंजन का मिलाप होता है। हमारे गले से जो ध्वनि निकलती है, जो आवाज़ निकलती है, हमने बचपन में सीखा है, उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर के मिलाप से व्यंजन और स्वर व्यंजन के मिलाप से शब्द बनते हैं। अगर इनका समूह इकट्ठा होता है तो शब्द बनते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि शब्दों द्वारा किस तरह से शब्दों का निर्माण और उसके द्वारा वाक्यों का निर्माण, वाक्यों में किस प्रकार से अशुद्धियाँ होती है, शुद्धियाँ होती है, किस तरह से शब्द बनाए जाते हैं, शब्द के किस तरह से अर्थ निकाले जाते हैं, शब्दांश कैसे जोड़े जाते हैं, ये तमाम चीज़ें आज हम व्याकरण के द्वारा समझेंगे। सबसे पहले ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। जो मैंने अभी समझाया, ध्वनि, हमारे गले से जो ध्वनि निकलती है, जब वो समूह में आती है, तब बच्चों जब वो एक सार्थक सही अर्थ देने वाला समुदाय एकत्रित होता है, तब वो क्या बनता है बच्चों, शब्द बनता है। मतलब उसका कोई मीनिंग होता है, कोई अर्थ होता है, तब वो एक शब्द बनता है। अगर मैं आपको कहूँ कि बच्चों हम सिर्फ एक वर्ण लिख देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया क, अब क लिख दिया तो हमको पता है ये वर्ण है, इसमें अ का स्वर है, लेकिन जब तक हम इसको और नहीं बढ़ाएंगे, समूह में नहीं करेंगे, तब तक इसका कोई सार्थक शब्द बनने से रहा। अब इसमें मैं स्वर जोड़ देती हूँ, आ की मात्रा लगा देती हूँ, का, है ना। अब अगर मैं इसको 2 बार कर देती हूँ, का, तो हमारे हिंदी भाषा में हमारे पिता तुल्य, हम जो हमारे पिता के भाई होते हैं, हम उन्हें चाचा कहते हैं। हिंदी देशीय भाषा में हम उन्हें काका कहते हैं। तो ये एक ऐसा शब्द बना जिसका कोई मतलब निकल रहा है, या फिर सीधे सीधे मैं 3 वर्णों को ले लूं, क, म, ल, तो इन 3 वर्णों का समूह मैंने बनाया, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि एक फूल की बात हो रही है। कमल एक क्या है, फूल है। लेकिन अगर सिर्फ क होता या म होता या ल होता तो ये एक सार्थक शब्द कभी नहीं बनता। तो इसी तरह से यहाँ पे बताया गया है कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। शब्द अकेले और कभी दूसरे शब्दों के साथ मिलकर अपना अर्थ प्रकट करते हैं। इन्हें हम 2 रूपों में पाते हैं। एक तो इनका अपना बिना मिलावट का रूप है, जिसे संस्कृत में प्रकृति या प्रातिपादिक कहते हैं, और दूसरा वह जो कारक, लिंग, वचन, पुरुष और काल बनाते हैं। तो ये तो हो गया बच्चों शब्द किस तरह से
बनाते हैं। सीधा हम अपने प्रश्नों पे आते हैं कि हमको किस प्रकार का प्रश्न जो है आने वाला है। हम देखते हैं तद्भव। तद्भव क्या होता है? तद्भव और तत्सम दोनों अलग शब्द हैं। तद्भव का अर्थ होता है हम जो आमतौर पे जो अपने भाषा में इस्तेमाल करते हैं कुछ ऐसे शब्द जो लोगों द्वारा बन जाते हैं या बनाए जाते हैं। कभी कभी लोग अपनी सरलता बस शब्दों का जो है विघटन करते रहते हैं, तोड़ फोड़ के अपने सरलता अनुसार बना लेते हैं। और जो संस्कृत के शुद्ध शब्द आते हैं हिंदी में जिनका उपयोग होता है उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। यहाँ परिभाषा भी दिया है, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत के विकृत होकर हिंदी में आए हैं। विकृत अर्थात वही, जैसे मैंने आपको कहा कि हम अपनी सरलता बस शब्दों को तोड़ फोड़ देते हैं, है ना, अपने बोलने में हमको आसानी हो या जो भी हो, तो हम विकृत कर जो हो जाते हैं वो शब्द हो जाते हैं तद्भव। हिंदी में आए हैं तद्भव कहलाते हैं। तत् प्लस भव का अर्थ है उससे, मतलब कि संस्कृत से परिवर्तित करके लिया गया है तो उसी का लेकिन बदल दिया गया है। उत्पन्न ये शब्द संस्कृत से सीधे ना आकर पाल, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हैं। इनको अपभ्रंश कर दिया जाता है, हुए हिंदी में आए हैं। इसके लिए इन्हें एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ी है। सभी तद्भव शब्द संस्कृत से आए हैं, परंतु कुछ शब्द देश काल के प्रभाव से ऐसे विकृत हो गए हैं। काल अर्थात के समय बदलता गया, शब्दों को लोग, आप देखोगे कि आपके ही घर में आप खुद कुछ शब्दों को एकदम संक्षेप करते जाते हो, है ना, बदलते जाते हो। तो ऐसे करते करते समय अनुसार लोगों ने शब्दों को विकृत कर दिया है। तो यहाँ बताया है कि कुछ तो जो है समय अनुसार, देश स्थान के अनुसार भी बदला गया है, विकृत हो गए कि उनके मूल रूप का पता ही नहीं चलता। इस तरह से लोगों ने उसको संक्षेप करते करते बिगाड़ दिया कि अब उनका मूल रूप क्या था हमको पता ही नहीं चलता है। आजकल लोग लंबा किसी चीज को बोलने में थक जाते हैं, इसलिए लोग उसे संक्षेप में कर देते हैं, है ना। आजकल बहुत कम घरों में लोग पिताश्री बुलाते हैं, तातश्री बुलाते हैं। आजकल तो बहुत एकदम संक्षेप हो गया है ना। अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल होते हैं, ब्रो, हाँ, इस तरह से। माता को लोग मॉम, ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ जो है पता ही नहीं चलता। फलतः तद्भव शब्द दो प्रकार के हैं, संस्कृत से आने वाले और सीधे प्राकृत से आने वाले। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले बहुसंख्य शब्द ऐसे तद्भव है जो संस्कृत प्राकृत से होते हुए हिंदी में आए हैं। बच्चों, संस्कृत के शब्दों को तोड़ के, अलग करके, बदल करके जो उपयोग किया जाता है उसे हम संस्कृत के तद्भव कहते हैं। लोगों द्वारा जिन शब्दों को बनाया गया है, उपयोग किया गया है, उसे हम प्राकृतिक कहते हैं। तो ऐसे हैं जो संस्कृत प्राकृतिक से होते हुए हिंदी में आए हैं। हिंदी में शब्दों के सरलतम रूप बनाए रखने का पुराना अभ्यास है। कुछ यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं। देखो, यहाँ ये संस्कृत के शब्द हैं जिनका तद्भव बनाया गया है, ये प्राकृतिक है, और ये बच्चों वो शब्द हैं जो आज हम पूरी तरह से तद्भव बना करके इस्तेमाल कर रहे हैं। संस्कृत में अग्नि होता है और प्राकृतिक हमने क्या किया है, अग्नि कर दिया है, और उसी को यहाँ हमने एकदम जो तद्भव रूप में लिया वो ले लिया है आग। क्या बोलते हैं हम? आग कहते हैं। मुझे लगता है कि 80-85% लोग आग ही बोलते हैं। तो हम जितने भी शब्दों का उच्चारण करते हैं बच्चों, हम शुद्ध शब्दों का प्रयोग न करके बल्कि हम तद्भव शब्दों का प्रयोग करते हैं। यहाँ दिया है मया, यहाँ दिया है मई, और यहाँ दिया है मैं। स्वयं की बात हो रही है, पूरी तरह से यहाँ बदल दिया गया है। उसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल दिया है, वत्स, वत्स और बच्चा, चतुर्दश, 14 और
14, 14 तक तो फिर भी ठीक था, चतुर्दश नहीं आता तो 14 तक भी ठीक था, लेकिन लोगों ने क्या कर दिया है, अब 14 कर दिया है। तो इसी तरह से बच्चों ये जो है हमारे वहाँ शब्दों को किस तरह से अपभ्रंश किया गया है, जिसको एक नाम दिया गया है तद्भव। तो आपके एग्जाम में ये प्रश्न आएगा, तद्भव शब्द आपको आएंगे, आपको उसका तत्सम रूप लिखना होता है, अर्थात के ये वाले लिखने होंगे। संस्कृत के शब्दों को आपको लिखना पड़ेगा। प्रश्न आता है दिए गए तद्भव शब्दों को तत्सम, दिए गए तद्भव शब्दों का तत्सम रूप लिखिए। तो आपको क्या करना होगा, अगर प्रश्न आता है फूल तो आपको करना पड़ेगा पुष्प। इससे पहले वाले एग्जाम में हमारे आया था पाथर, तो आप लोग समझ ही नहीं पाए कि इसका क्या करना है। आगे देखेंगे बच्चों देशज, है ना, देशज या विदेशी शब्द ऊपर से समझते हैं, ये हमारे एग्जाम में नहीं आता है, जानकारी के लिए। देशज वे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता, और विदेशी शब्द वो होते हैं बच्चों जो बाहर से आए हुए हैं। हमारी हिंदी सिर्फ एक भाषा से नहीं बनी है, हमारी हिंदी में अनेक भाषाओं का जो है मिलाप हुआ है, उर्दू, फारसी, है ना, और हिंदी। देखो यहाँ बहुत सारा एग्जाम्पल भी दिया होगा, तो जो है उसे हम विदेशी, देखो फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, बहुत सारी भाषाओं को मिलाया गया है, तब वो बच्चों विदेशी भाषा कहलाती है, जो कि हिंदी में उपयोग होती है। जैसे फ्रॉक, अब अंग्रेजी शब्द का मिलाप कहाँ किया गया है, फ्रॉक, स्टेशन, है ना, पर हम उसे हिंदी में ही बोलते हैं, हम उसे अंग्रेजी मान के नहीं बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, तो ये बच्चों विदेशी और देशज शब्द कहे जाते हैं, इनका हमें आता नहीं है। यहाँ तत्सम और तद्भव दिया है। आगे जो हमको एग्जाम में आता है वो हम देखते हैं बच्चों, वाक्यों में अशुद्धि ढूंढना। हमको एग्जाम में आता है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। तो यहाँ क्या बताया है, वाक्य अशुद्धि शोधन। हमारे वाक्य में कहाँ अशुद्ध है और हमें उसे क्या सुधारना है, बस इसमें यही देखना है। ये भी 2 प्रश्न या 1 प्रश्न आता है, जितने प्रश्न होते हैं उतने इसके मार्क होते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि अशुद्धियाँ, वाक्यों में अशुद्धियाँ किस प्रकार से होती है। वाक्य रचना है तो हिंदी व्याकरण में कुछ नियम हैं। जब वाक्य बनाए जाते हैं तब इनके कुछ नियम होते हैं, उन नियमों पर ध्यान न देने से वाक्य रचना अशुद्ध हो जाता है। जो नियम बनाया है कि भाई पहले क्या आएगा, कर्ता आएगा, क्रिया आएगा, कर्म आएगा, अगर हम क्रम से नहीं लगाते हैं, अगर हम संख्यावाची नहीं ध्यान देते कि एक वचन है कि बहुवचन है, इस तरह की तमाम चीज़ों का हमें ध्यान देना होता है। अगर हम उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा वाक्य क्या हो जाता है बच्चों, अशुद्ध हो जाता है। पहला जो पॉइंट यहाँ दिया है कि अशुद्ध क्यों होता है, तो पद क्रम संबंधी अशुद्धियाँ। पद अर्थात के शब्द, एक वाक्य बनाने में अगर हमने 5 शब्दों का उपयोग किया है तो हमें देखना होता है कि पहले क्या आएगा, क्रम से। पद अर्थात के शब्द, तो हमें उन पदों को देखना है कि पहले क्या रखना है ना, कर्ता को रखना है, संज्ञा को या क्रिया को, या डायरेक्ट कर्म को रखना है ना। अगर मैं कहूँ कि प्रियांशी खाना खा रही है प्रियांशी खाना, तो अशुद्ध बनेगा ना। तो उसी तरह से पद को क्रम वाइज रखना होता है। अगला जो दिया है अन्वित या संगति संबंधी अशुद्धियाँ। तीसरा वचन संबंधी अशुद्धियाँ, संख्या लिंग संबंधी अशुद्धियाँ, है ना। उसी तरह से कारक संबंधी अशुद्धियाँ, द्विरूक्त संबंधी अशुद्धियाँ, वाच्य संबंधी, पढ़ने में भी अशुद्धियाँ। जैसे जैसे हम पॉइंट पे आएंगे ज़्यादा बेहतरीन समझेंगे। अनुपयुक्त शब्द का जो है प्रयोग, मतलब अनुपयुक्त शब्द जरूरत से ज़्यादा शब्द, तो इस तरह से जो है अशुद्धियाँ होती है। अब हम एक एक करके देखेंगे।
देखो, पद क्रम संबंधी वाक्य में शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है। हिंदी वाक्य रचना के अनुसार पदों का क्रम निम्न प्रकार से होना चाहिए। पहले क्या आना चाहिए? कर्ता। जो काम कर रहा है उसे हम कर्ता कहते हैं, तो पहले वो आना चाहिए, फिर कर्म, उसके बाद क्रिया। एक एग्जाम्पल दिया है, वह खाना खा रहा है, तो वह पहले आया, वह कर्ता हो गया, खाना कर्म हो गया, और खा रहा है ये क्या है? क्रिया। आप जो करते हो वो क्रिया होती है, तो खाना कर्म है, वह कर्ता है, और खा रहा है वो क्रिया है। तो अगर हम इसको क्रम से रखेंगे तो वाक्य शुद्ध होता है। अगर मैं ऐसे रख दूं, खाना खा रहा है वह, तो ये क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों इसको क्रम वाइज रखना होता है। कर्ता, कर्म तथा क्रिया के विशेषणों का प्रयोग उनसे पूर्व ही किया जाता है। यथा वह रुचिकर खाना धीरे धीरे खा रहा है। अब इसमें इन्होंने एक चीज और ऐड कर दिया है, वो विशेषण बताया है। तो अगर विशेषण ऐड किया जाता है, यहाँ रुचिकर, विशेषण क्या बताया है? रुचिकर। वह रुचिकर खाना धीरे धीरे खा रहा है। किस प्रकार से खा रहा है? ये विशेषता है। तेजी से खा रहा है, धीरे धीरे खा रहा है। कोई भी कार्य आप करते हो तो उसमें अगर उस कार्य की विशेषता बताई जा रही है, आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छे से जो कर रहे हो वो विशेषता हो जाती है। तो यहाँ धीरे धीरे क्या है? विशेषण है। तो विशेषण को कहाँ रखना है आपको? संज्ञा के बाद। पदक्रम संबंधी अशुद्धियों के कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। जैसे बच्चों, पाठ तुमको अभी तक हुआ नहीं है, याद क्या? ये अशुद्ध है। क्या तुमको पाठ अभी तक याद नहीं हुआ है? तो ये शुद्ध है। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ हैं। मैंने उत्तर दिया जब उसने पूछा तो मुझे, ये अशुद्ध है। जब उसने मुझे पूछा तो मैंने उत्तर दिया। इस तरह से बच्चों ये क्रम वाइज अशुद्धियां होती हैं। आपको कौन सा शब्द किस क्रम पे रखना है, पहले क्या रखना है, इसे हमें ध्यान देना होगा। अब हम देखेंगे अन्वति संगतियां। सही मेल होता है वाक्यों में प्रयुक्त पदों की परस्पर संगति स्थापित करना ही अन्वित है। इस अन्वित के अनेक रूप होते हैं, जैसे कर्ता एवं क्रिया की अन्वित। किसका समावेश की बात किया जा रहा है? किसके मिलाप की? कर्ता और क्रिया। जब दो चीजें मिला करके, जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है कि कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार ही क्रिया का लिंग एवं वचन निश्चित होता है। कर्ता अगर महिला है तो अगर वो कोई क्रिया कर रही है तो हम करती करेंगे ना, खा रही है, सो रही है। अगर पुरुष है तो सो रहा है, खा रहा है। पुरुष है तो हम सो रही है थोड़ी कहेंगे। तो ये जो है अन्वति की क्रिया जो है कर्ता के साथ किस तरह से उपयोग किया जाता है। जैसे राधा पढ़ती है, तो यहाँ राधा स्त्रीलिंग है, अतः क्रिया भी स्त्रीलिंग की प्रयुक्ति हुई है। राधा क्या करती है? पढ़ती है। अगर कह दें राधा पढ़ता है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? अशुद्ध हो जाएगा। उसी तरह से आगे देखेंगे हम विशेषण और विशेष की अशुद्धियां। वह विद्वान महिला है, वह विद्वान महिला है। क्योंकि वो महिला है, विद्वान शब्द किसके लिए लगाया जाता है? पुरुष के लिए लगाया जाता है। तो बच्चों ये अशुद्ध है। वह विदुषी महिला है। विदुषी शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? महिलाओं के लिए। पुत्री पराया धन होता है, पराया धन नहीं होता है। पुत्री पराया धन होती है क्योंकि स्त्रीलिंग है। तो इस तरह से बच्चों विशेषता पे और विशेषण पे ध्यान दिया जाता है कि यहाँ किस प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। कारक संबंधी अशुद्धियां, कारक चिन्हों के प्रयोग में भी अशुद्धियां देखी जाती है। कर्ता कारक के चिन्ह ने का प्रयोग पंजाबी भाषी लोग अशुद्ध रूप में करते हैं। क्या बताते हैं कि कारक संबंधी जो अशुद्धियां होती हैं उसमें पंजाबी भाषा के लोग ने शब्द का जो उपयोग गलत ढंग से करते हैं। जैसे मैंने नहीं जाना है, मैंने
नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। पंजाबी भाषा में क्या कहते हैं? मैंने नहीं जाना है। मेन्यू नहीं जाना है। मेन्यू क्या कहते हैं पता नहीं। मैंने नहीं जाना है। लेकिन उसी को आजकल हमारे वहाँ भी कुछ लोग इठलाकर जो है बोलते हैं, मैंने ये नहीं करना है, मैंने वो नहीं करना है। तो ये जो है बच्चों अशुद्ध है। मुझे नहीं जाना है। लल्लू पपीता खाया, लल्लू ने पपीता खाया। उसी तरह से नरेश खाना खाया, नरेश ने खाना खाया। तो इस तरह से बच्चों कारक में संबंधित जो अशुद्ध होते हैं उन्हें हमें ध्यान रखना है। द्विरुक्त संबंधी अशुद्धियां, एक ही अर्थ वाले दो शब्दों का प्रयोग द्विरुक्त कहा जाता है, जिसको वाक्य में आवश्यक रूप से प्रयोग कर दिया जाता है। द्विरुक्त का प्रयोग अशुद्ध होता है। जैसे वह यहीं से वापस लौटकर आएगा। शुद्ध रूप वह यहीं से लौटकर आएगा। पहले में क्या दिया? वह यहीं से वापस लौटकर आएगा। और शुद्ध क्या होता है? वह वहीं से लौट कर आएगा। अब लौट कर आना, वापस लौट कर आना द्विरुक्त हो जाता है। दो चीजों का उपयोग क्यों करना? सीधा सीधा बता दो कि हाँ वह यहीं से लौट कर आ जाएगा। तो ये वापस लौट कर आना दोनों द्विरुक्त है, दोनों एक ही चीज को दर्शाते हैं। उसी तरह से स्थान केवल मात्र महिलाओं के लिए सुरक्षित है। स्थान केवल महिलाओं के लिए सुरक्षित है। जब केवल आपने कह दिया है तो मात्र की क्या आवश्यकता है? या तो फिर मात्र अगर उपयोग कर रहे हो तो केवल की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों इस तरह से जो शब्दों में हम अशुद्धियां देखते हैं तो वो होता है द्विरुक्त। क्या याद रहेगा? अगर एक ही अर्थ धारण करने वाले दो शब्द उपयोग है तो वो द्विरुक्त अशुद्धियां हैं। केवल और मात्र दोनों एक ही अर्थ बताते हैं, तो ये द्विरुक्त हो गए। उसी तरह से बच्चों वापस और लौटना एक ही अर्थ बता रहे हैं। वापस होना और लौटना एक ही अर्थ है। इस तरह से बच्चों इसको हम द्विरुक्त अशुद्धियां कहते हैं, जो हमें नहीं करना चाहता है या प्रश्न ऐसा आता है तो आपको ध्यान देना होगा कि कहाँ क्या गलती है। अगर एक ही अर्थ का दो शब्द एक सेंटेंस में आया है तो आपको एक हटा देना है। वाच्य संबंधी अशुद्धियां हम जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या अशुद्धियां आती हैं? वाक्य कर्ता प्रधान तथा कर्म प्रधान दो प्रकार के होते हैं। कैसा होता है? कहीं कहीं कर्ता प्रधान हो जाता है तो कहीं कहीं कर्म प्रधान हो जाते हैं। ऐसे दो प्रकार के होते हैं। कर्ता प्रधान को कर्तवाच्य और कर्म प्रधान को कर्मवाच्य कहते हैं। वाक्य को कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित करते समय क्रिया संबंधी अशुद्धियां हो जाती हैं। अगर आप कर्ता को कर्म में प्रवेश करते हैं, बदलते हैं, तब बच्चों वहां क्रिया में अशुद्धियां आ जाती हैं। जैसे यहाँ दिया है, प्रस्तुत पद्यांश जयद्रथ वध कविता से लिया है। प्रस्तुत पद्यांश जयद्रथ वध कविता से लिया गया है। ये क्रिया है। ले लेना, ले रहा है, लिया जा रहा है, तो ये क्रिया है। यहाँ बताते हैं जयद्रथ वध तो उस चीज का नाम है, लेकिन कविता से लिया है, कविता से लिया गया है ना। ये क्रिया की अशुद्धियां। यह कार्य बच्चों से किया गया है। बच्चों से किया गया या बच्चों द्वारा किया गया होगा? यह कार्य बच्चों द्वारा किया गया है ना। तो क्रिया में इस तरह की अशुद्धियां बताई जाती हैं। शब्द रचना से संबंधित भी अशुद्धियां हैं। वर्तनी अर्थात के जो हम मात्रा मिस्टेक करते हैं, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। किसी शब्द में स्वर एवं व्यंजन वर्णों के शुद्ध क्रम को वर्तनी कहते हैं। जैसे नगर शब्द में न, ग तथा र वर्ण इसकी वर्तनी है। यदि इन वर्णों या इनके स्वर मात्रा में परिवर्तन होगा तो वह वर्तनी की अशुद्धियां मानी जाएंगी। एक शब्द दिया है नगर, उसमें बताया है कि 3 वर्णों का मेल हुआ है, न, ग, र। अगर इसमें किसी तरह का परिवर्तन होता है बच्चों तो वो वर्तनी संबंधी अशुद्धियां होती हैं। जैसे यहाँ पे दिया है वर्तनी संबंधी प्रमुख नियम निम्न प्रकार से है। खड़ी पाई
जो जिसे हम आ की मात्रा कहते हैं, खड़ी पाई वाले व्यंजनों से संयुक्त अक्षर बनाते समय उनके पाई हटाकर संयुक्त रूप बनाना चाहिए, न कि हलंत का प्रयोग करके। हलंत क्या होता है? किसी भी वर्ण के नीचे जो वर्णों को हम आधा उच्चारण करके बोलते हैं, जब किसी भी वर्ण में जो है हलंत लग जाता है, जबकि देखा जाए तो वही पूर्ण वर्ण होता है। तो यहाँ दिया है कच्चा, यहाँ पे क्या लग गया बच्चों? ये जो यहाँ खड़ी पाई कहा है, हम इसे आ की मात्रा कह सकते हैं, तो ये शुद्ध है। विघ्न ये भी शुद्ध है, कुत्ता ये भी शुद्ध है, शैया ये भी शुद्ध है। लेकिन आप देखो यहाँ इसी चीज को हमारे हिंदी में इसका उपयोग होता है क्योंकि द्वितीय हिंदी है, ये अशुद्ध होता है, कच्चा। अब यहाँ क्या किया है? आधा च न लिखकर बल्कि पूरा च लिख करके क्या लगा दिया गया है? हलंत। मैंने पहले ही कहा आपको कि किसी भी वर्ण में हलंत लगा देता है तो हम उसका उच्चारण आधा करते हैं। अब यहाँ तो आधा लिखा है इसलिए हमें आसानी हो रही है, और यहाँ क्या किया? हलंत लगा दिया, तो कच्चा ये अशुद्ध है बच्चों। विघ्न, आधा घ की जगह घ पूरा लिखकर हलंत लगा दिया, विघ्न। उसी तरह से कुत्ता, शैया। तो बच्चों ये क्या है? वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं। अगर वाक्य में ऐसा कुछ आता है तो आपको वो पूर्ण वर्ण को हटा करके, हलंत को हटा करके वहां आधे वर्ण को लिख देना है। क्या समझ में आया? वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, ये लंबा है तो आज का हम यही समाप्त करते हैं क्योंकि हमारा समय समाप्त हो गया है। बाकी का व्याकरण हम कल के क्लास में सीखेंगे।